Good morning, students of 12th class. In our previous lecture, we study physical property about melting and boiling point of haloalkanes and haloarenes. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हेलोअल्केन्स या हेलोअरीन्स को दो फैक्टर्स से डिपेंड करता था. वन इज द मोलिकुलर मास एंड सेकंड इज सरफेस एरिया. और मोलिकुलर मास और सरफेस एरिया दोनों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. अगर मोलिकुलर मास इंक्रीज था तो भी हमारे पास एम्पिटिविटी इंक्रीज था और सरफेस एरिया इंक्रीज था तो भी एम्पिटिविटी इंक्रीज था. टुडे वी स्टडी नेक्स्ट physical property is the solubility. तो solubility हमारा इनिशिएटिव में क्वेश्चन बनता है. क्वेश्चन है एक्सप्लेन अल्काइल हैलाइड आर पोलर इन नेचर but immiscible इन वाटर. वाई? देखिए बच्चों, सोलिबिलिटी को हमने प्लस वन में स्टडी किया था केमिकल बॉन्डिंग में, और हमने 12th क्लास में सॉल्यूशन यूनिट में भी सोलिबिलिटी को हमने डिस्कस किया था. सोलिबिलिटी क्या होती है? लाइक डिजोल्व लाइक, कि जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है. इट मीन्स लाइक डिजोल्व लाइक. जो भी पोलर कंपाउंड्स हैं उनके लिए पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्यूट होता है. लेकिन बच्चों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है सोलिबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड. चाहे वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड हो चाहे अराइल हैलाइड हो, यानी एलिफेटिक या एरोमेटिक, दोनों ही हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? इमिसिबल इन वाटर होते हैं. जबकि वो कैसे होते हैं? पोलर इन नेचर है, और वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है तो डिजोल्व होना चाहिए ना. लेकिन वो पोलर होते हुए वाटर में क्या होते हैं? इमिसिबल होते हैं. यानी वो पोलर होते हुए वाटर में क्या है? इमिसिबल. ऐसा क्यों भी? यानी दे आर पोलर इन नेचर बट इमिसिबल इन वाटर. वाई? क्या अल्काइल हैलाइड पोलर होते हुए वाटर में क्या है? इमिसिबल. जबकि सोलिबिलिटी का हम फैक्ट को डिस्कस करते हैं तो हम क्या पढ़ाते हैं? लाइक डिजोल्व लाइक पढ़ाते हैं, कि जो पोलर कंपाउंड्स हो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं और नॉन पोलर कंपाउंड्स किस में डिजोल्व होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट. लेकिन अल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हुए भी ये क्या होते हैं? इमिसिबल होते हैं. ऐसा क्यों भी? क्योंकि देखिए किसी भी सोलिबिलिटी के लिए बच्चों हमारे पास ये वाटर प्रेजेंट है, और इस वाटर के अंदर बच्चों इस वाटर में कौन सी वाटर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है बच्चों? एच बॉन्डिंग होती है. वाटर में कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. वाटर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब अल्काइल हैलाइड या कोई भी पोलर सॉलिड इसमें डिजोल्व कब होता है? जब पहले इस वाटर की ओल्ड एच बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा. इस अल्काइल हैलाइड के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि इस ओल्ड एच बॉन्डिंग को ब्रेक कर सके. जब वाटर की ओल्ड एच बॉन्डिंग ब्रेक होगी तभी तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. अगर वाटर के केस में ओल्ड एच बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगी, टिल दैट न्यू बॉन्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म. उस कंडीशन तक न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. जैसे NaCl वाटर में डिसॉल्व होता है, NaCl के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वाटर के ओल्ड एच बॉन्डिंग को क्या करता है? ब्रेक करता है. तभी तो हमारे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. लेकिन बच्चों अल्काइल हैलाइड के केस में जो अल्काइल हैलाइड है इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है. अल्काइल हैलाइड डज नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक ओल्ड एच बॉन्डिंग इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. क्या बता रहा हूं बच्चों? अल्काइल हैलाइड पोलर कंपाउंड होते हुए भी दीज आर पोलर इन नेचर बट इमिसिबल इन वाटर बिकॉज दे कैन नॉट ब्रेक ओल्ड एच बॉन्डिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो ओल्ड एच बॉन्डिंग है उसको ये ब्रेक नहीं कर सकते. टिल दैट न्यू बॉन्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म. तो इसका रीजन क्या रहेगा? इट इज ड्यू टू अल्काइल हैलाइड RX compound does not have sufficient energy to break old hydrogen bonding in between water molecules. क्या बताए भी? इट इज ड्यू टू अल्काइल हैलाइड. जो अल्काइल हैलाइड हमारे पास है, अल्काइल हैलाइड कंपाउंड्स डज नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी. उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है टू ब्रेक ओल्ड एच बॉन्डिंग
इन बिटवीन वाटर मोलिक्यूल्स, कि वो ओल्ड एस बॉन्डिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स को ब्रेक कर सके। क्लियर? और जब तक बच्चों ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, टिल देन न्यू बॉन्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म। सो दे कैन नॉट ब्रेक ओल्ड एस बॉन्डिंग इन बिटवीन वाटर मोलिक्यूल्स टिल दैट new bonds cannot be formed, so that they are not soluble in water, either polar in nature। इस बात को समझ गए बच्चों? क्या बताया भी? इट इज ड्यू टू अल्काइल हैलाइड compound does not have sufficient energy to break old hydrogen bonding in between water molecules, कि अल्काइल हैलाइड के पास वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो ओल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सके। टिल दैट न्यू बॉन्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड, उस कंडीशन तक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। सो दैट दे आर नॉट सोल्युबल इन वाटर, आइदर पोलर इन नेचर, चाहे वो पोलर नेचर है लेकिन वो वाटर में क्या होते हैं, नॉट सोल्युबल होते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स बोर्ड एग्जाम में आस्क किया जाता है आपका। क्लियर? तो इसका मेडिसिन क्या था? अल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हुए भी इमिसिबल क्यों है? क्योंकि इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो वाटर की ओल्ड एज बॉन्डिंग को ब्रेक कर सके, और जब तक ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस क्वेश्चन को बच्चों आप अच्छे से रिटर्न कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपका। इसके बाद बच्चों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ, ये इससे पहले हम स्टेबिलिटी को डिस्कस कर देते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, कुछ जिसमें जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे मैं RF, RCl, RBr, RI, ये हमारे पास क्या है, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड, दैट इज अल्काइल क्लोराइड, दैट इज अल्काइल ब्रोमाइड, और दैट इज अल्काइल आयोडाइड। बच्चों इन सभी को जब हम कंपेयर करते हैं, आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर जो शॉर्ट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और लार्ज बॉन्ड क्या होता है, वीक। बॉन्ड जितना स्मॉल होता है उतना क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, और बॉन्ड जितना लार्जर होता है उतना क्या होता है, वीकर होता है। यहाँ पर बच्चों RF सबसे स्मॉल बॉन्ड है, R से उससे लार्ज, ये उससे लार्ज, ये उससे लार्ज। हमारा ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये उससे लेस, उससे लेस, और ये सबसे वीक। और बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल। यानी if bond strength high, so bond will be stable. If bond strength will be high, so that bond will be stronger, और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, RF की, उससे कम RC, उससे कम RB, उससे कम R। ये तो सिंपल से टॉपिक था। इसको देखिए बच्चों, डायपोल मूवमेंट को, डायपोल मूवमेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, इस टॉपिक को ध्यान से देखिए बच्चों, डायपोल मूवमेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास है CH3F, CH3Cl, CH3Br, और ये CH3I। डायपोल मूवमेंट के फैक्टर को देखिए बच्चों, यहां पर मैं डिस्कस करता हूं अलग से, F, Cl, Br, I। बच्चों जो डायपोल मूवमेंट होता है वो हमारा होता है म्यू, और म्यू क्या होता है, Q इंटू में D। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, म्यू Q इंटू में D, यानी चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ, चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ।
जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है बच्चों, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू में डी, यानी चार्ज इनटू में बॉन्ड लेंथ। जो हमारा डायपोल मोमेंट है म्यू, डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, क्यू इनटू में डी, यानी चार्ज इनटू में बॉन्ड लेंथ। जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है बच्चों, चार्ज इनटू में बॉन्ड लेंथ की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। कि डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, यानी हमारा डायपोल मोमेंट चार्ज के भी डायरेक्टली है और बॉन्ड लेंथ की क्या है, डायरेक्टली। तो पहले मैं यहाँ पर डी के बेस पे एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, ऑन द बिहाफ ऑफ डी बॉन्ड लेंथ। बच्चों आपको पता है यहाँ सी तो कॉमन है, सभी में सी कॉमन है, यहाँ पर एफ है, यहाँ सी एल है, यहाँ बी आर है, यहाँ पर आई है। बच्चों सी तो इस साइड में सभी में कॉमन है, ध्यान से देखिए एक बार, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, थोड़ा समझ के कीजिए बच्चों। कार्बन सभी में कॉमन है, यहाँ एफ है, यहाँ सी एल है, यहाँ बी आर है, यहाँ पर आई है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना, किसके एलिमेंट है, एक सिंगल ग्रुप के एलिमेंट है। और ये बच्चों ग्रुप में टॉप से बॉटम है ना, और टॉप से बॉटम जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज, क्योंकि इनकी साइज इंक्रीज होगी। जब हम ग्रुप में जाएंगे फ्लोरीन से आयोडीन, तो हैलोजेंस की साइज क्या होती है, इंक्रीज, और जब हैलोजेंस की साइज इंक्रीज होगी तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ वो भी क्या होगी, इंक्रीज, यानी CF से बड़ा बॉन्ड CCl, CL से बड़ा CBr, CBr से बड़ा Cl। दोबारा समझिए क्या करोगे, ये C यहाँ पर 3 H भी हो सकते हैं या अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, कॉमन है तो कार्बन तो एवरी में कॉमन है बच्चों। यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। FCl, Br, I आर द एलिमेंट्स ऑफ सिंगल ग्रुप, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है ना। और जब बच्चों ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं तो इनकी साइज इंक्रीज होगी, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है CF, CCl, CBr, Ci, इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। इट मीन्स बच्चों जब डी इंक्रीज होगा, यानी डी हमारा लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, तो डी के बेसिस पे जो डायपोल मोमेंट है वो डी की क्या है, डायरेक्टली है ना, डी की क्या होता है, डायरेक्टली। तो डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका हो गया, इसका, फिर इसका, और इसका सबसे कम। क्लियर, यानी डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, Ci का, यानी डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, Ci, उससे लेस Cbr, उससे लेस CCl, और सबसे लेस Cf। क्लियर, डी के बेसिस पे डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, Ci, क्योंकि यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे लार्ज है और डायपोल मोमेंट बॉन्ड लेंथ की क्या है, डायरेक्टली है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज, सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, ये सबसे एक्सेस, और लेस, और लेस, और लेस। और डायपोल मोमेंट बच्चों चार्ज के भी डायरेक्टली है, किसके डायरेक्टली है, चार्ज। जब चार्ज की बात करते हैं बच्चों देखिए, तो ये CF है, ये CCl है, ये CBr है, और ये Ci है। बच्चों इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है हमारे पास, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5, सभी में कार्बन तो 2.5 है। या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी 3.5, इसकी अप्रोक्सीमेट हम ले लीजिए बच्चों आपके पास 3 के आसपास है, और ये 2.8 या 9 के आसपास है। तो जहां जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, हायर द डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, हायर द डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, हायर द चार्ज सेपरेशन। सबसे ज्यादा जो चार्ज सेपरेशन है वो CF में होगा, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। दोबारा समझिए क्या करोगे, हायर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर द चार्ज सेपरेशन। जहां जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा वहां कितना ज्यादा क्या होगा, चार्ज सेपरेशन। CF के अंदर सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन है, CF में क्या सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन है, क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। CF में सबसे ज्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, CCl में और कम है, CBr में और कम है, और Ci में और कम है। इसका मतलब CF के अंदर हमारा सबसे ज्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन है। और डायपोल मोमेंट चार्ज सेपरेशन क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली, तो सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन यहाँ होगा क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंस है, या और लेस, या और लेस, या सबसे लेस। जब हम दोनों फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं बच्चों देखिए, बॉन्ड लेंथ क्या कहता है, CF से Ci डायपोल मोमेंट इंक्रीज होता है,
और चार्ज सेपरेशन क्या कहता है, डिक्रीज कहता है। दोनों फैक्टर एक दूसरे के रिवर्स वर्क करते हैं। अगर दोनों फैक्टर रिवर्स वर्क करते हैं तो बच्चों यहाँ डोमिनेंट फैक्टर कौन है, यहाँ डोमिनेंट फैक्टर है चार्ज सेपरेशन, यानी डोमिनेंट फैक्टर क्या है बच्चों, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन यानी क्यू, जो क्यू है बच्चों वो हमारे क्या डोमिनेट फैक्टर, यानी हम जो डायपोल मोमेंट डिसाइड करेंगे वो किस बेस पे करेंगे, चार्ज सेपरेशन की बेस पे। लेकिन जब हमारा डायपोल मोमेंट काउंटर आता है तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट आता है बच्चों CCl का, उसके बाद हमारा आता है CF का, उसके बाद आता है हमारा CBr का, और सबसे कम आता है CI का। क्लियर, यानी सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका आएगा, हमारा CH3Cl, उसके बाद CH3F, उसके बाद CH3Br, और सबसे कम आता है CH3I। इट इज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। ऐसा क्यों, अभी जब हमारा चार्ज सेपरेशन डायपोल मूवमेंट था तो हमारा ये उदाहरण था ना, बाकी सेम है बच्चों, लेकिन ये Cl वाला ये आगे आ जाता है, F वाला पीछे चला जाता है, बस यही है, बाकी तो सेम है। ध्यान से देखिए बच्चों कि जब हमने चार्ज सेपरेशन डोमिनेंट फैक्टर दिया तो चार्ज सेपरेशन के बेस पे सब ज्यादा किसका है, F का है, सब ज्यादा F का होना चाहिए था ना, CF का, उसके बाद CCl का, पर CCl आगे निकल जाता है, CF पीछे रह जाता है, बाकी तो सेम है। ऐसे क्यों होता है बच्चों, CH3Cl का ज्यादा हो जाता है CH3F से, ऐसा क्यों है, क्योंकि F में वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है और Cl में क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो F से जैसे Cl पे जाते हैं तो साइज एक्सट्रीमली इंक्रीज होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। फ्लोरीन से क्लोरीन पे जाते हैं तो साइज एक्सट्रीमली इंक्रीज होती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, और इसलिए यहाँ पर साइज ज्यादा इंक्रीज होती है, तो साइज का फैक्टर CH3Cl को ज्यादा शो कर रहा है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट सबसे एक्सेस हो जाता है CH3Cl एज कम्पेयर टू CH3। क्या रीजन बताया अभी मैंने, मेन डिसाइडिंग फैक्टर तो हमारे पास क्या है, CH3 चार्ज सेपरेशन ही है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो चार्ज सेपरेशन बेस पे ही है CH3Cl Br I, लेकिन हमारा F CH3Cl से पीछे क्यों आ जाता है, क्योंकि फ्लोरीन से क्लोरीन पे जाते हैं तो क्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण, किसके प्रेजेंस के कारण, वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर साइज क्या होता है, एक्सट्रीमली इंक्रीज होती है, और साइज एक्सट्रीमली इंक्रीज होती है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक्सेस होता है, इसलिए इसका क्या होता है, डायपोल मोमेंट एक्सेस हो जाता है। क्लियर बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रिकवर कीजिए ताकि इसमें प्रॉब्लम नहीं आए आपको। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं बच्चों, आपके पास नेक्स्ट हमारे पास इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आप अच्छे से लिख पाए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास ये। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हेलोरिन्स में और करेंगे इसका डायपोल मोमेंट अभी। अभी हमारा डायपोल मोमेंट बच्चों एलिफेटिक कंपाउंड्स में था, अब हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स मिले तो हेलोरिन्स में डायपोल मोमेंट ही चल रहा है बच्चों म्यू Q इंटू में डी। हेलोरिन्स की बात करते हैं बच्चों, ये हमारे पास ऑर्थो, ये हमारे पास मेटा, ये हमारे पास पैरा। क्लियर बच्चे, यहाँ डायपोल मोमेंट हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2x x डैश कोस थीटा, एंगल पे डिपेंड करता है मेनली बच्चों। जो हमारे पास ये पैरा आइसोमर है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। बच्चों इसका जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाता है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है, प्लस वन में भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं बच्चों, 12th क्लास में देखते। देखिए ये हमारे पास जो डाइक्लोरोबेंजीन है पैरा के ऊपर, इस केस में हमारी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है, कैसे होती है,
सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है बच्चों, क्योंकि जितना ये सेल इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, इतना ये सेल इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ चार्ज सेपरेशन क्या होता है, जीरो होता है। और चार्ज सेपरेशन जीरो का तो म्यू क्या होता है, क्यू इंटू में डी, जीरो इंटू में डी इजकल टू में जीरो, तो म्यू क्या आ गया। दोबारा देखिए, जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बच्चों, पैरा के अंदर, पैरा आइसोमर के अंदर हमारे पास दोनों सेल एक दूसरे के ऑपोजिट है। जितना ये सेल इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, ये विड्रॉ करेगा, दोनों साइड में सेम फोर्स लग रहा है। अगर इधर भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो इधर भी कितना लग रहा है, 5 न्यूटन फोर्स। दोनों साइड में सेम फोर्स लग रहा है बच्चों, राइट में भी और लेफ्ट में भी दोनों साइड में सेम फोर्स लगेगा, तो क्या चार्ज सेपरेशन होगा, देयर विल बी नो चार्ज सेपरेशन। और जब यह चार्ज सेपरेशन होगा, इसका मतलब क्यू इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। क्यू जीरो क्या हुआ, ड्यू टू इट्स सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। जितना ये सेल इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, ये सेल भी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, और इस सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, क्यू जीरो, इसका मतलब म्यू भी जीरो, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। क्या सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होता है ऑर्थो का, फिर मेटा का, फिर पैरा का, क्योंकि यहाँ पर एंगल कोस थीटा से एंगल निकालेंगे तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा रहेगा, एंगल इंक्रीज होगा तो लेस हो गया, और यहाँ पर 180 में तो क्या होता है भी आपका जीरो होता है आपका, तो और भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, हालांकि तो जीरो हो जाता है। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होता है भी आपका, ऑर्थो आइसोमर, जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर है ऑर्थो आइसोमर, फिर मेटा आइसोमर, और पैरा आइसोमर का क्या है, जीरो ही है। पैरा आइसोमर क्या है, जीरो। इट्स ओके, इट इज द डायपोल मोमेंट इन द हैलो अरेंज, इट इज द डायपोल मोमेंट इन हैलो अरेंज, इट्स ओके। ये बच्चों डायपोल मोमेंट हो गया आपका, स्टेबिलिटी हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी में। इसके बाद हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपके पास, सोलिबिलिटी भी हो गया आपका। एक बच्चों इनफ्लेमेबिलिटी बचता है, सभी कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं, और पायरिन क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर के काम आता है, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। एक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आ गया था बच्चों हमारा, उसमें अपने हैलोरिंग्स में डिस्कस नहीं कर पाए थे, कल टाइम कम बच गया था, हमने काफी वर्क कर चुके थे कल हम, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैलोरिंग्स में देखेंगे। एमपीटी बीबीटी ऑफ हैलो अरेंज। बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन आता है, वाई पैरा आइसोमर ऑफ क्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट than their ortho and meta isomer। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, पैरा आइसोमर ऑफ क्लोरोबेंजीन, पैरा आइसोमर ऑफ क्लोरोबेंजीन, जो हमारा पैरा आइसोमर होता है क्लोरोबेंजीन का पैरा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो एक्सेस होता है किससे, ऑर्थो और मेटा आइसोमर से, ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर से। ठीक है, कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, जो पैरा आइसोमर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेस है ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर से। ऐसा क्यों भी, जो पैरा है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, ज्यादा होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, यानी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पैरा आइसोमर का क्या है, एक्सेस है ऑर्थो और मेटा से। ऐसा क्यों है, क्योंकि पैरा में बच्चों, पैरा आइसोमर में क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। जैसे इसका मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूं बच्चों, एक हमारे पास स्टोन और एक ब्रिक है। जब स्टोन और ब्रिक को बच्चों अगर हम उनका अरेंजमेंट करते हैं, तो किसका अरेंजमेंट, किसकी क्लोज पैकिंग स्टोन होती है, ब्रिक या स्टोन की। देखिए बच्चों, ब्रिक को हम एक रेगुलर अरेंजमेंट में हम अरेंज कर सकते हैं, एक लॉन्ग ऑर्डर ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट में हम ब्रिक्स को अरेंज कर सकते हैं। यानी जो ब्रिक होती है उनकी बच्चों सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है, ब्रिक्स यानी ईंट, उनकी क्या होती है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है। और उनकी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे बच्चों हम उनको एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, यानी ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि हमारे पास जो स्टोन होता है उनकी रेगुलर शेप है, तो उनको हम एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में हम अरेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो बच्चों पैरा आइसोमर में क्या होती है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है, और सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने के कारण इनमें क्या होती है, क्लोज पैकिंग होती है। क्या होती है, क्लोज पैकिंग।
और क्लोज पैकिंग होने के कारण इनका एमपीटी क्या होता है, हाई होता है। एमपीटी क्या होता है, हाई। क्लियर? यानी क्या रीजन देंगे, पैरा आइसोमर हैज हायर एमपीटी ड्यू टू देयर symmetric structure, due to their symmetric structure, so they have well closed packing, so they have well closed packing, so their intermolecular force of attraction will be high, so their MPT also high। क्या बताया अभी मैंने, ऑर्थोआइसोमर के केस में क्या होता है बच्चों हमारे पास, उनकी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने के कारण, उनकी क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने के कारण उनकी क्लोज पैकिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और स्ट्रॉन्ग क्लोज पैकिंग होने के कारण बच्चों वो क्या होते हैं, वेल क्लोज पैक्ड होते हैं। और वेल क्लोज पैक्ड होने के कारण उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है हमारे पास हाई हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है उनका, हाई हो जाता है, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग क्लोज पैकिंग होती है। जो हमारे पास पैराइसोमर है, पैराइसोमर केस में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग क्लोज पैकिंग। और स्ट्रॉन्ग क्लोज पैकिंग होने के कारण उनके अंदर स्ट्रॉन्ग क्लोज पैकिंग होगी तो इजी से ब्रेक नहीं होंगे, इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होता है हमारे पास हाई हो जाता है। देयर मेल्टिंग पॉइंट विल बी द हायर। इट्स ओके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ताकि आप अच्छे से इसको रिकवर कर सकें। नेक्स्ट बच्चों हम इसका इन आइसोमर्स का बच्चों हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट ये तो हो ही गया भी आपका, इसका एक नॉर्मली वैसे ऑर्डर और बता देता हूं बच्चों। ऑर्डर ऑफ एमपीटी, सबसे ज्यादा एमपीटी ऑर्डर किसका होगा, पैराइसोमर, उसके बाद रहेगा ऑर्थो, और सबसे कम मेटा, मेल्टिंग पॉइंट। और ऑर्डर ऑफ बीबीटी सबसे ज्यादा रहेगा आपके पास ऑर्थो, उसके बाद पैरा, और सबसे कम रहेगा मेटा। ये हम तीनों को कंपेयर करते हैं बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है पैरा का, उससे लेस ऑर्थो, और सबसे लेस मेटा। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर देता हूँ, ऑर्थो सबसे ज्यादा, फिर पैरा और मेटा सबसे कम। इसके बाद बच्चों हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं बच्चों। नाउ वी डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखिए हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर नोन एज द न्यूक्लियोफाइल। लेकिन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है, ए न्यूक्लियोफाइल which can donate a pair of electron from its both side। वो उसकी दोनों साइड से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फ्रॉम इट्स बोथ साइड, वो उसकी दोनों साइड से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे CN या NC, SCN या NCS, या ONO या NO2, ये क्या होते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जो दोनों साइड से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अब बच्चों हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप।
सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई हाइड्रोक्साइल ग्रुप। बच्चों हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या होता है हमारा, व्हाट इज द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दैट इज OH नेगेटिव। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, NaOH या KOH। क्लियर। अब बच्चों हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, CH3CH2Cl रिएक्शन करता है NaOH से, CH3CH2Br ये किस रिएक्शन करता है, KOH से। बच्चों किस में ब्रेक होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये ब्रेक होगा पॉजिटिव नेगेटिव। इसका नेगेटिव पॉजिटिव इसके नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, तो ये किससे जोड़ेगा भी आपका CH3CH2 प्लस OH माइनस से, CH3CH2 OH, NaCl आउट होगा। ये CH3CH2 किससे जुड़ेगा, OH से, और क्या आउट हो गया आपका KBr। ये हमारा था सब्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ पर आप हैलोजन को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया अभी आपको, हाइड्रोक्साइल ग्रुप से, या हैलोजन किससे सब्स्टिट्यूट होगा आपका, OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप से। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, यानी इट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। क्लियर। बच्चों ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से कीजिए, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गए, हमारी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक चल रहा है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके जस्ट बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो देखिए बच्चों क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय साइनाइड ग्रुप। चलो उसके हम अल्कोक्सी ग्रुप कर देते हैं बच्चों। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है बच्चों, OR। इसको हम क्या लिख देंगे, NaOR या KO। क्लियर। आर हमारा अल्काइल ग्रुप है, CH3CH2Cl NaOR। आर हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप है बच्चों, ये पॉजिटिव नेगेटिव, या CH3CH2I KOR ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया भी आपका, यहाँ से प्लस इस माइनस से जुड़ेगा, ये प्लस इस माइनस से जुड़ेगा, तो CH3CH2 प्लस किससे जुड़ेगा, और माइनस से, CH3CH2 प्लस NaCl, CH3CH2 और प्लस NaBr। ये क्या होगा, हमारे सब्स्टिट्यूशन होगा। ये क्या होगा आपके सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय मर्कैप्टाइड ग्रुप, या सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय थायो अल्कोहल ग्रुप। थायो ग्रुप क्या होता है बच्चों, SH। क्या होता है, SH, यानी NaSH या KSH। ठीक है। CH3CH2Cl NaSH, ये प्लस और माइनस। बस बच्चों यहाँ पर ये ग्रुप याद करना, जैसे थायोकल ग्रुप क्या होता है, SH नेगेटिव, तो SH नेगेटिव क्या दिखाते हैं, NaSH या KSH। तो हमारे पास ये CH3CH2Cl को NaSH से करेंगे तो NaCl आउट हो गया आपका, तो CH3CH2SH प्लस NaCl, CH3CH2Br प्लस KSH, यहाँ से क्या आउट हो गया आपका KBr, CH3CH2SH प्लस K। ये हमारे क्या बन गई, इथाइल थायो अल्कोहल। ये हमारे थायो अल्कोहल होते हैं बच्चों, थायो अल्कोहल। तो क्या बन गई, इथाइल थायो अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल थायो अल्कोहल। इस टाइप से बच्चों नेक्स्ट में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को करेंगे बच्चों। आज के लिए काफ़ी इतना, इट्स ओके।
नेक्स्ट में बच्चों हम इसको आगे और प्रोसीड करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से रिकवर कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट में बच्चों इसको हम आगे और स्टडी करते हैं। इट्स ओके।